नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। सूरत में पीएम मोदी ने विकास की कई सौगातें दी तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए तो काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण की अब से कुछ देर पहले शुरुआत भी की। क्या रही प्रधानमंत्री मोदी के दोनों राज्यों के दौरे की बड़ी बातें, करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम 2023 का किया शुभारंभ। कार्यक्रम को बताया भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को करता है मजबूत। पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने सूरत में हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, सूरत शहर की भव्यता में जुड़ा एक और डायमंड। दुनिया को देश की सामर्थ्य दिखाता है ये डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन राष्ट्र को किया समर्पित। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मिला दर्जा। व्यस्त समय में 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने में होगा सक्षम। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद की सुरक्षा में सेना का मामला चिंताजनक, इसकी गहराई में जाना जरूरी। दैनिक हिंदी को दिए साक्षात्कार में बोले पीएम, नीति और नियत ही मोदी की गारंटी का है मतलब। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सबरीमाला मंदिर में अव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मामले पर आपातकालीन बैठक बुलाने और तीर्थयात्रियों को न्यूनतम सुविधा मुहैया कराने का किया अनुरोध। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। क्रिकेट में भारत ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। जीत के लिए मिले 117 रन के लक्ष्य को 17वें ओवर में किया हासिल। साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतकीय पारी। अर्शदीप सिंह ने लिए 5 विकेट। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स सफलतापूर्वक संपन्न। राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ रंगारंग समापन समारोह। 105 पदक के साथ हरियाणा रहा पहले स्थान पर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का आज शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह नमो घाट पर आयोजित किया गया। भारत की दो पुरानी संस्कृतियों के बीच फिर से बेहतर साझा संबंधों को स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के तमाम क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। काशी तमिल संगमम पहल प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस मौके पर दोनों शहरों की सांस्कृतिक छटा भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा के ग्रंथों के ब्रेल लिपि में हुए अनुवाद का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम में जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां काशी और तमिल संस्कृति से जुड़ी जानकारियां और वस्तुओं को सजोया गया है। काशी तमिल संगमम 2023 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और तमिल की शानदार संस्कृति का जिक्र किया। पीएम मोदी ने इन दोनों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत रिश्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश, पूरी दुनिया में गूंज रही है।
तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बना है। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी भावना का नजारा उस समय भी हुआ था जब नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की किसी भी सभ्यता की तुलना में विविधता में आत्मीयता का सबसे सहज और श्रेष्ठ स्वरूप भारत में ही दिखाई देता है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान एक नया प्रयोग करते हुए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सुविधा का उपयोग किया गया। इसके तहत भाषिणी के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ तमिल भाषा में भी अनुवादित किया जा रहा था, ताकि तमिल भाषा को जानने वाले लोगों तक प्रधानमंत्री की बात आसानी से पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न जन कल्याण योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री उन सभी को जन कल्याण योजनाओं से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी लेते नजर आए, जिन योजनाओं से तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों के साथ भी हल्के फुल्के पल बिताए। ये बच्चे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उल्लास और उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के बारे में बातें की। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया गया। वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की मुहिम है। पीएम मोदी ने कहा कि वो देशवासियों से जानना चाहते हैं कि उन्होंने जन कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं उनका कितना असर जमीन पर हुआ है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने,
कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की एकजुटता और प्रयासों से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा कर रहेंगे। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सरकारी अफसरों पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से इन अफसरों को अपने काम में संतोष मिलता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है, वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई, ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया? मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई। तब उसको लगता है, अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद स्थापित किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत इन लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मेरा मकान पहले मिट्टी का था, दादा परदादा के ज़माने का था, और मिट्टी जब बारिश होता था तो मकान गिरता था, पानी बहता था और हम आगे बढ़ नहीं पाते थे। बस 2 ठे बेटियां हैं, उनको हम अच्छे से उनका देखभाल नहीं कर पाते थे और ना हम अपना कोई शौक़ पूरा कर पाते थे। और मिट्टी का मकान रहने के कारण कोई मेहमान आते थे घर पे तो हम उनका सेवा नहीं कर पाते थे, और अगल बगल के लोग जो हैं हंसी करते थे कि मकान बढ़िया नहीं है। फिर पति ठेले पे सब्जी लगाते थे तो उनको पता चला आवास योजना के बारे में और योजनाओं के बारे में, तो गए फॉर्म डलवाए, पैसा मिला, मकान बना। मकान इतना अच्छा बना है कि बहुत खुशी होती है। कितना पैसा मिला? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी सर। और कितनी किस्त में मिला? एक बार 50,000 आया था, फिर 1.5 लाख आया था, फिर 50,000 आया था। तो आपका मकान जैसा आपको चाहिए था वैसा बन गया? जी सर। तो बच्चों को अच्छा लग रहा है मकान? बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है। क्या फर्क आया अच्छे मकान में रहने के बाद? आपके जीवन में क्या फर्क आया, क्या बदलाव? मकान अच्छा नहीं था तो हम आगे बढ़ नहीं पाते थे, ठेले पे सब्जी लगाते थे। मकान अच्छा बनने के कारण हम अब मार्केट में छोटी दुकानें हो गई हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल में डाले हैं और मेहमानों का स्वागत अच्छे से कर लेते हैं। मकान बढ़िया नहीं था तो हम दीपावली नहीं मना पाते थे अच्छे से, ना घर में दीप दिया अच्छे से जला पाते थे। मकान बढ़िया बनने से घर में अच्छी सी रोशनी आई है और मेहमानों का हम अच्छे से स्वागत कर लेते हैं। तो अभी पैसे बचाते हैं कुछ?
हाँ, पैसे मतलब राशन कार्ड बना है, गैस मिला है और आयुष्मान कार्ड मिला है। तो जो राशन में हम तो पैसे आप लगाते और जो लोग होंगे जो कच्चे घर में रहते होंगे हाँ या झोपड़ी में रहते होंगे, उनको बताएंगे कि मोदी का गारंटी है। जी बताएं तो उन लोग भी पूछने लगे। और मकान बना तो फिर बाहर बोर्ड लगा था, तो आते जाते लोग भी देखें, तो उन लोगों को भी हमने बताया। और पति मार्केट में रहते थे तो सब लोग पूछे कि देखिए, मकान सबको आप बताइए कि आपको मिला है बिना किसी जान पहचान को, बिना किसी रिश्वत को आपको पैसा मिला, आपका घर बन गया। औरों को भी बताइए, जिसका कच्चा घर हो, झोपड़ी में रहते हो, उनको बताइए कि मोदी जी हैं, उनका गारंटी है, आज नहीं तो कल उनकी बारी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए काशी भी आज सड़कों पर उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। अपने प्रेम को जाहिर करते हुए वाराणसी के लोगों ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूल की बारिश की। प्रधानमंत्री ने इस प्रेम के लिए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आज गुजरात यात्रा के दौरान सूरत में जहां डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया, तो वहीं हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन की भी सौगात सूरत को दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत हवाई अड्डे पर नवनिर्मित टर्मिनल से इसका दर्जा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हो गया है और इससे सूरत के हीरा और कपड़ा उद्योग का काफी फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसे कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके जरिए एक ही स्थान पर आयात निर्यात के लिए एक्सचेंज में अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्ड्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा है।
यहाँ रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है। भारत के पक्ष में बने वैश्विक माहौल का असर उद्योगों की उन्नति पर भी पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है और मेड इन इंडिया आज के समय में सशक्त ब्रांड बन चुका है। सरकार का प्रयास है कि देश का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, जिसमें सूरत का डायमंड उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। पीएम ने सूरत हवाई अड्डे को नए एकीकृत टर्मिनल भवन की भी सौगात दी। ये व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसमें सर्वाधिक व्यस्त घंटों के दौरान की क्षमता 3000 यात्रियों तक बढ़ सकती है। टर्मिनल भवन एक तरह से सूरत शहर का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। इससे पहले पीएम मोदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सड़क पर जमा हुजूम अपने प्रधान सेवक की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। पीएम मोदी ने भी लोगों का अपने खास अंदाज में अभिवादन किया। विशाल बैरिस्टो और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 2 राज्यों का प्रधानमंत्री का आज का दौरा किस प्रकार से खास रहा, इसी पे करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी पीएम मोदी का काशी सूरत दौरा, विकसित भारत का संकल्प, क्योंकि लगातार विकसित भारत का संकल्प दोनों राज्यों के इस दौरे में दिखाई पड़ रहा है। और 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं जो कि डायरेक्टर हैं ICHR के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जपन पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम जी उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर वाराणसी की बात करें, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, काशी तमिल संगमम एक तरीके से राष्ट्रीय एकता के लिहाज से देखा जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिहाज से देखा जाए, अपने आप में एक अद्भुत पहल, अनूठी पहल के तौर पर है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे विजन को, इस पूरी सोच को और प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को? इसके पीछे के थोड़े से बैकग्राउंड की हम बात करें तो एक नैरेटिव विकसित करने का प्रयास किया गया, खासकर ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश इंटेलेक्ट के द्वारा, कि साहब भारत तो कभी एक राष्ट्र है ही नहीं, भारत तो एक राष्ट्र रहा ही नहीं, ये तो कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का समुच्चय है, जोड़ दिया गया है। ये इतना फॉल्ट नैरेटिव था, इतना गलत दिशा में बातों को ले जाया जा रहा था कि इसको ठीक किया जाना बहुत जरूरी था। वास्तव में इस पे आज के 7.5 दशक पहले यानी आजादी के समय से ही इस नैरेटिव को ठीक करने का प्रयास बहुत ठीक तरीके से, रणनीतिबद्ध तरीके से शुरू हो जाना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। इनफैक्ट जो राष्ट्र की हमारी संकल्पना है वो इतनी अद्भुत है और इतनी पुरानी है। मैं तो कई बार कहता हूं कि कम से कम 1600 साल पहले से, जब गुप्त काल में विष्णु पुराण लिखा जा रहा था, संकलित हो रहा था, उस समय ये पूरे एक राष्ट्र के रूप में जो आज की संकल्पना है पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया की एकेडमिया कहती है कि नेशन इज नथिंग बट ए फीलिंग ऑफ वननेस, राष्ट्र कुछ और नहीं, एक होने का भाव है।
और उस समय आज के 1600 साल पहले विष्णु पुराण चिल्ला के ये कह रहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कि हिमालय के नीचे और समुद्र के ऊपर का जो पूरा भूभाग है वो एक है, वो भारत है और उसकी संततियां भारतीय हैं। इसी को इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने विजन से एक बार फिर से सही तरीके से स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जो काशी तमिल संगमम हुआ वो इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के पांचजन्य की अनुभूति थी, उसी को फूंका जा रहा था। अभी वही उसका दूसरा चैप्टर या 2.0 जिसे हम कह रहे हैं वो शुरू होने की बात है। इसमें देखिए एकदम अगर धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अब तो जिस स्तर पे भी आप देखें ये पूरा राष्ट्र एक है। काशी और तमिल की जहां तक बात है, मैं केवल एक दो उदाहरण कहूं कि हम एकात्मता स्तोत्र की बात करते हैं जिसमें सप्तपुरियों की बात करते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, उसमें काशी भी है और कांची भी है। बिल्कुल, ये पूरा एक भारत अपने आप में जिस प्रकार से पिरोया हुआ है सांस्कृतिक आध्यात्मिक तरीके से, उसकी छटा दिखाई पड़ती है। जपन पाठक जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अहमदाबाद से मौजूद हैं। जपन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज के दिन की शुरुआत देखी जाए तो कहीं ना कहीं सूरत से हुई, सूरत को एक और डायमंड मिल गया है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ये आज के द्वारा दी गई, प्रधानमंत्री के माध्यम से दी गई सौगात सूरत के सिरमौर बनने से किस तरीके से लाभदायक होगी, उसको कैसा फायदा मिलेगा? ये देखिए, विश्व के 72% प्रोसेस डायमंड जो है वो सूरत होके जाते हैं और 80% जो डायमंड का एक्सपोर्ट है भारत का वो भी सूरत से होता है, यानी गुजरात से होता है। तो आप समझिए कि सूरत एक तरह से डायमंड का विश्व का केंद्र है। अब नरेंद्र भाई मानते हैं कि जो भी यहाँ पे हो वो विश्व का श्रेष्ठ हो, यानी अगर डायमंड का ट्रेड यहाँ से सूरत से हो रहा है तो वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए वहां पे हो। तो आज विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो 60 लाख स्क्वायर फीट का उसका एरिया है, 15 मंजिल के 9 बिल्डिंग है, इंटरकनेक्टेड है स्पाइन से, और उसका उद्घाटन नरेंद्र भाई ने किया। ये 2014 में जब वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस थी तब नरेंद्र भाई ने ही ये एक नोटिफाइड एरिया हो डायमंड ट्रेड का, उसका आइडिया रखा था, आइडिया फ्लोट किया था, और आज वो आइडिया आप फ्रुक्टिफाई होते हुए देख रहे हैं। अगर कोविड ना होता तो और भी जल्दी ये हो जाता। ये एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है, ग्रीन बिल्डिंग तो है ही, कि जो आने वाले कई दशकों तक जो डायमंड ट्रेड की जो नीड्स है, और सिर्फ डायमंड नहीं, लैब ग्रोन डायमंड भी है, जेम्स एंड ज्वेलरीज भी है, जिसमें आज नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम जेम्स एंड ज्वेलरी ओवरऑल सेक्टर में सिर्फ 3% हमारा वर्ल्ड ट्रेड में क्यों हिस्सा हो, तो उसमें भी सूरत आगे बढ़े। ये होमवर्क, एक लेसन भी आज सूरत को दिया। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि सूरत अब तक एक लघु भारत है, पूरे भारत के लोग सूरत में बसते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन अब सूरत को एक वैश्विक शहर के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी। और उन्होंने इसी दिशा में यह भी हिदायत दी कि जो साउथ गुजरात की जो नर्मद यूनिवर्सिटी है उसमें फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज भी हो, क्योंकि काफी विश्व के लोग अब यहाँ पे सूरत डायमंड बुर्स में आएंगे, तो वो सब के लिए इंटरप्रेटर्स मिल जाए, एक माहौल बने। वो भी उन्होंने एक सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की भी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है उसकी भी उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी ने हिदायत दी। इसके साथ उन्होंने सूरत के एयरपोर्ट का भी, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। बहुत ही सुंदर उसका पैकेट, उसका जो फैसेड है, आगे का जो फ्रंट एलिवेशन है, वो रांदेर के जो पुराने मकान है, सांस्कृतिक धरोहर, कास्ट के मकान, उसके तौर पे की गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2011 में सिर्फ एक फ्लाइट चलती थी सूरत से, डोमेस्टिक, दिल्ली की रोज की, और सूरत में प्लेन रोको आंदोलन करना पड़ा था तब की केंद्र सरकार के खिलाफ। यहाँ के लोगों को करीबन 50 शहर के, सूरत के शहर के 50 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर प्लेन रोका था कि हमें फ्लाइट कनेक्टिविटी दीजिए। और आज आप करीब 10-11 साल में ही देखिए, जब से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से सूरत की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई। और अब दुबई की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुबई से यूरोप, यूएस, अफ्रीका, सभी जगह पे डायमंड ट्रेडर्स को जाना काफी सही रहेगा, काफी आसान रहेगा। और इसी तरह से हांगकांग की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। 16 शहरों के साथ तो आज कनेक्टिविटी डोमेस्टिक सूरत एयरपोर्ट, बिल्कुल सूरत की सूरत बदलने का लगातार प्रयास चल रहा है। डॉक्टर उपाध्याय जी, क्योंकि प्रधानमंत्री की विजन में साफ तौर से इस बात के दिखाई पड़ता है कि विकास तो करेंगे ही,
लेकिन विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम वाराणसी के आज के उनके दौरे के लिहाज से देखें या हम सूरत के दौरे के लिहाज से देखें तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सहेजते हुए विरासत को, आपको लगता है कि ये जो एक विजन है ये भी नए भारत को, विकसित भारत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस भारत के मन को समझते हैं, भारत की आत्मा को समझते हैं, इसलिए विजन बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रहता है, बहुत रणनीतिबद्ध रहता है उनका। अभी आप देखिए कि अभी 2 साल पहले जब 15 अगस्त को वो देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, तो उन्होंने पंच प्राण की बात की थी। उसमें जो दूसरा ही तत्व था, दूसरा ही अवयव था, वो यही था कि विरासत पर गर्व, और तीसरा अवयव था कि उपनिवेशवाद या जो गुलामी की मानसिकता है उससे मुक्ति। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं उनके लिए कि बिना इसके ये देश की का जो आधार तत्व है वो इसी पे टिकता है। हमारी विरासत इस तरह की रही है जो दुनिया में हमको सिरमौर बनाए रखा है, जिसने यजुर्वेद सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा का उद्घोष करता है कि हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृत का कहरा पढ़ाया। अपनी ज्ञान परंपरा के बल पे ही हम दुनिया में विश्वगुरु के रूप में पूजित हुए। प्रधानमंत्री उस विरासत को सहेजने की बात करते हैं, और जो बीच में जो संघर्ष का हमारा कालखंड रहा, उसमें जो औपनिवेशिक मानसिकता ने हमारे दिमाग पर ग्रहण लगाया, उससे बाहर निकलने की बात करते हैं। इसलिए वो 2 बहुत स्पष्ट अवयव होते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि पर हम अपने विकास को इस दिशा में ले जाएं जो विजन 2047 है, 2047 का जो विजन है कि भारत फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा, इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से दोनों कंपोनेंट्स हैं। जी जपन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज सूरत में इस बात का जिक्र किया कि भारत बहुत जल्द ही तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और जेम्स और ज्वेलरी के मोर्चे पे देखा जाए तो जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको डबल डिजिट में ले जाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सूरत के माथे पे रखी है। किस तरह से आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये प्रयास किस तरीके से जमीन पर उतरते दिखाई पड़ेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि सूरत का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। यानी आज सूरत विश्व के 10 सबसे फास्ट डेवलपिंग सिटीज में है, लेकिन यह भी सूरत का सामर्थ्य जो है उसके मुकाबले आज भी सूरत की जो गति है उसको और भी बढ़ाई जा सकती है, सूरत का पोटेंशियल और भी ज्यादा है। तो उन्होंने सूरत को एक तरीके से कहा है कि जो भारत एक नई उड़ान भर रहा है, वैश्विक इकोनॉमी के जो रैंकिंग चढ़ रहा है एक के बाद एक, तो उसमें सूरत का भी एक प्रदान हो, यह प्रधानमंत्री ने पॉइंट आउट किया है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलर्स की मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरत डायमंड बूट्स है उसका जो लोगों के लिए ओपन एक एरिया रहेगा वो रहेगा डायमंड क्लब, जिसमें एक ज्वेलरी का रिटेल आउटलेट भी होगा, और इस तरह से जेम्स एंड ज्वेलरीज को भी इस बूट्स के साथ ले लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आनुषंगिक यानी कि आपको सपोर्टिंग सिस्टम में जो भी चाहिए वो सब केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। जैसे आप देखें, डायमंड बूट्स के लिए कस्टम हाउस की जरूरत पड़ती है, वो दे दी। इंटरनेशनल फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी डायमंड बूट्स में, लोग इंटरनेशनल डायमंड के ट्रेडर्स आएंगे तो वो भी मिल जाएगी। आज दुबई की फ्लाइट शुरू हुई, दुबई एक हब है, तो अफ्रीका, यूरोप, यूएस की तरफ आप जा पाएंगे, हांगकांग की तरफ, तो आपको साउथ ईस्ट एशिया का भी एक हब के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही नरेंद्र भाई ने सूरत का एक बड़ा ही यूनिक चीज बताया कि सूरत कैसे यूनिक है। उन्होंने बताया बुलेट ट्रेन तो आ ही रही है, मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, जो डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी सूरत है, सूरत से चेन्नई का हाईवे भी बनने वाला है, दिल्ली मुंबई जो हाईवे बन रहा है एक्सप्रेस वे उसमें भी सूरत है, और आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, और एलएनजी का डीप सी वाटर पोर्ट भी है और मल्टी कार्गो पोर्ट भी है। तो इस तरह से कनेक्टेड ये सूरत है और सबसे फास्ट डेवलपिंग 10 शहरों में है विश्व में, तो उसका पोटेंशियल बहुत अधिक है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने होमवर्क दे दिया है सूरत को कि आप एक्सपोर्ट में अपना रोल और बढ़ाएं। बिल्कुल, और शायद विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो जमीनी काम होना है वो एक तरीके से दिखाई भी पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी ही अनुमति दे डॉक्टर ओम जी उपाध्याय आपका, जपन पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है।
शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के वाराणसी दौरे के दौरान सोमवार को नवनिर्मित स्वर्वेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। ये मंदिर साधना का बड़ा केंद्र है जहां पूजा अर्चना नहीं होती है। पीएम मोदी मंदिर के विहंगम योग के 58वें वार्षिकोत्सव को भी कल संबोधित करेंगे। वाराणसी का स्वर्वेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी, योग और साधना की तपस्थली काशी, जहाँ के भगवान विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी और काल भैरव के मंदिर की ख्याति दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ निर्माणाधीन एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जो काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की विजय पताका को और ऊंचा उठाने वाला है। अपनी काशी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उमराहा में नवनिर्मित स्वर्वेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को भी संबोधित करेंगे। इस महामंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होगी, बल्कि ये साधना का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले 58वें वार्षिकोत्सव में, जो कि सदाफल देव जी का जो वार्षिकोत्सव है उसके उपलक्ष्य में आए थे। और अब जब 100वीं यानी शताब्दी वर्ष का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वो 18 दिसंबर को एक बार फिर से यहाँ पर एक विहंगम कार्यक्रम है उसमें अपना उद्बोधन भाषण देंगे। स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री भारत की धरती से पूरी दुनिया में योग का संदेश फैलाएंगे, सामाजिक समरसता का संदेश फैलाएंगे, जो इस सर्ववेद महामंदिर का सूक्त वाक्य है, यहाँ की मूल भावना में निहित है। यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत सामंजस्य है। वाराणसी का स्वर्वेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी होगा। करीब 64,000 वर्ग फीट में बने 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। महामंदिर में मकराना पत्थर पर स्वर्वेद की सूक्तियां अंकित हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वर्वेद, यानी एक तरह से जो अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज हैं, जिनको विहंगम योग का प्रणेता कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो हिमालय में रह करके जो उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, वो ऐसी कम से कम 1337 सूक्तियां इस पूरे मंदिर में उकेरी गई हैं, और ये उनका अपना ब्रह्म ज्ञान है। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प के समान है। मंदिर की खूबसूरती को निखारने के लिए दीवारों पर गुलाबी पत्थर की नक्काशी की गई है। मंदिर के ऊपर जो बीच में जो बड़ा कमल है और अगल बगल में दूसरे 8 कमल लगे हुए, तो अष्ट कमल और 9वां कमल आपका रंध्र ब्रह्म रंध्र है, उसको खोल के फिर आप अमरलोक की ओर यात्रा करते हैं। वो जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हमने दर्शाने के लिए पूरा कमल का कंसेप्ट लिया हुआ है। तो पत्थर का जो काम शुरू हुआ 2015 से, 15 के बाद अभी तक जो काम हो रहा है वो पत्थर में हुआ है। पहले हुआ था अलग, इससे धीरे धीरे फिर पत्थर में बना, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है। महामंदिर में 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। सेव प्लेनेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करवाते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जो 7 मंजिला इमारत में है, और ये पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है।
महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के जीवन वृत्त का प्रदर्शन किया गया है। उनका जीवन सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समर्पित रहा। प्राचीन स्थापत्य और आधुनिक तकनीक के समन्वय से बन रहे इस दिव्य आध्यात्मिक केंद्र की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के अनुयायी उत्सुक हैं। वाराणसी से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दैनिक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कई विषयों पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने जहां संसद में सुरक्षा चूक की घटना को चिंताजनक बताया है, तो 3 राज्यों में हालिया मिली जीत को योजनाओं के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतना करार दिया है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते कदम का जिक्र भी किया, तो आंकड़ों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लोगों को मिल रहे लाभ का जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दैनिक अखबार को दिए विशेष साक्षात्कार में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। संसद की सुरक्षा में सेध मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि ये घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है, लेकिन इसे लेकर वाद विवाद या प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है, ताकि समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। इसकी गंभीरता को जरा भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और जांच एजेंसियां सख्ती से जांच में जुटी हुई हैं। इसके पीछे कौन से तथ्य हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना बेहद जरूरी है। ये तो एक घटना है जिस घटना से हमारा लोकतंत्र के जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर अटैक हुआ है और आप लोग इसमें पॉलिटिक्स करना सोच रहे हैं। और हम तो निवेदन अभी भी करते हैं, आपका जो भी सुझाव है हम स्वीकारने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती है। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिल को जीतना प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि गारंटी शब्द बोलते ही आम लोगों के मन में 4 पैमाने उभरते हैं जो इस गारंटी का आधार बनते हैं। ये 4 पैमाने हैं: नीयत, नीति, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड, और जनता इन्हीं आधार पर परखती है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में गरीबों को 4 करोड़ घर बनाकर दिए गए, मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। यही मोदी की गारंटी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। यह साबित हो चुका है, देश और दुनिया देख रहे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की खुशी है, मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था को गति देने वाला हर सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि हर बार भारत हमारे एक्सपर्ट के आकलन से भी बेहतर कर रहा है। 2013 में स्थिति इसके उलट थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया है कि छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, 10 साल की उम्र में पिताजी का साया हट गया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। मेरा पूरा जीवन संघर्षमय रहा। 10 साल की उम्र में पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था। तब से अपने परिवार को संभालना, माताजी को संभालना, भाइयों को संभालना, अपना कृषि को देखना और पढ़ाई भी साथ साथ में करना। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जब से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तब से लगातार किसी न किसी पद में काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया और हमने पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ जो भी पार्टी हमको दायित्व दिया उसको किए। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। विष्णुदेव साय एकदम सरल, सौम्य छवि के माने जाते हैं। कभी भी उनसे कोई व्यक्ति आकर मिल जाता है और अपनी बात बता देता है। हाँ बिल्कुल, ये हम
स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी को अपना आदर्श मानते हैं राजनीति में, और वो भी बहुत विनम्र थे। 25 साल उनके साथ हम काम किए, कभी उनको हम नाराज होते नहीं देखे, तो उन्हीं से गुण सीखे हैं। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, उनकी सुनते हैं और सभी लोगों से प्रेम से मिलते हैं। अभी जो सफलता मिली है विधानसभा के चुनाव में, उसमें मोदी की गारंटी का बहुत असर है, और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है 5 वर्षों में, उसको 100% पूरा करेंगे। आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, भ्रष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। भ्रष्टाचार में भी पिछली सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज़ से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रायपुर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कालीकट विश्वविद्यालय के परिसर में राज्यपाल को बदनाम करने वाले पोस्टर लगाने के मामले को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसके लिए केरल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि काले बैनर और पोस्टर को परिसर के अंदर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के ठीक बाहर लगाए गए हैं, जहां माननीय राज्यपाल ठहरे हुए हैं। माननीय राज्यपाल का मानना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बिना ऐसा नहीं हो सकता और ये स्पष्ट रूप से राज्य में संवैधानिक तंत्र के पतन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जानबूझकर की गई ऐसी कार्रवाइयां संवैधानिक मशीनरी के विघटन का कारण बनती हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद अब खबर मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। देश के अलग अलग राज्यों में इन दिनों अलग अलग प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है।
केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है, जिसके चलते कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, तो दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी राज्यों में ठंड की दस्तक और तेज होती दिखाई पड़ रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। ये 4 तस्वीरें देश के मौसम के मिजाज को बयां कर रही हैं। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल जहां तेज बारिश से सराबोर हो रहे हैं, तो वहीं उत्तर भारत में तेज ठंड ने दस्तक दे रखी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। बात सबसे पहले देश के दक्षिणी राज्य की, तो तमिलनाडु में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई शहरों में लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। राज्य के कई जलप्रपात में बहाव तेज हो गया है और जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने दक्षिण तमिलनाडु में कई स्थानों और उत्तरी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने और कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और तेनकासी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, शिवगंगई और विरुधुनगर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है। तिरुनेलवेली शहर में भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तेनकासी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। वहीं कुंतला झरने में पानी के बहाव में तेजी देखी गई। भारी संख्या में अयप्पा भक्त झरने के किनारे जुटे। भारी बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ के 100 सदस्य दल को तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और थूथुकुडी में तैनात किया गया है। लौटते मानसून के कारण केरल के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद शहर में तापमान और नीचे गिर गया। मौसम विभाग ने भी सोमवार तक दक्षिण केरल में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं अगर बात उत्तर भारत की जाए, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट जारी है। दिल्ली में रविवार को कोहरा छाया दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू कश्मीर बर्फ की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। राज्य में भारी बर्फबारी के कारण चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बनी हुई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने का काम हालांकि लगातार जारी है, तो वहीं गुलमर्ग में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री के समावेशी विकास के दृष्टिकोण और सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में यात्रा जब ओडिशा के कटक, मयूरभंज, ढेकनाल, ब्रह्मपुरी पहुंची, तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ओडिशा के कटक के बारंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। यहाँ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन साफ है कि देश के कोने कोने में केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाना जरूरी है, ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। मयूरभंज में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से सीधी बातचीत को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान लगाए गए शिविर में लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया और कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ढेंकनाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जनता ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलवाया। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, नौजवान मित्रों, किसानों, मजदूरों को, छात्रों को प्रेरणादायी संबोधन मिला है। ब्रह्मपुर में मध्य प्रदेश के सांसद कैलाश सोनी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर मौजूद लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में अनुभव साझा किए। पिछले 1 महीने के दौरान ये यात्रा हजारों शहरी ग्रामीण इलाकों में जा चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आईईसी वैन के पास लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल से जुड़ी हुई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश के पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए गए खेलों में देश भर से आए पैरा एथलीटों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। समापन समारोह में युवा कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भारतीय खेलों के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 शानदार सीजन रहा। 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में लगभग 1450 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें हरियाणा नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, तो तमिलनाडु नंबर 3 पर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने इतिहास भी रचा है। पैरा गेम्स के माध्यम से, इनकी कहानियों से अब देश के उन लोगों में, दिव्यांगजन में एक नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश दिख रहा है खेलों में भाग लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच खेलोगे तो खिलोगे, इसको और बल मिला है और भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में इसका और सहयोग मिलेगा। खेलो इंडिया के तहत पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। दिल्ली के 3 स्टेडियम में 10 से 17 दिसंबर के बीच इन खेलों का आयोजन हुआ। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय खिलाड़ियों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकें। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में हरियाणा का दबदबा देखने को मिला। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक जीतकर दूसरा और तमिलनाडु ने 20 स्वर्ण सहित कुल 42 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स देश के पैरा एथलीटों के लिए एक शानदार मंच के रूप में सामने आया है। इस पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मंच ने देश के पैरा खिलाड़ियों को हौसले की उड़ान दी है। आने वाले समय में इस मंच से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कि वैश्विक मंच पर देश का झंडा बुलंद करने के लिए तैयार होंगे। कैमरामैन मोहित के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। वो बात क्रिकेट की। भारत ने पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 117 रन के लक्ष्य को भारत ने 2 विकेट गंवाकर 17वें ओवर में हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर और साई सुदर्शन ने अर्धशतकीय पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 52 रन का योगदान दिया तो वहीं अपने करियर का पहला वनडे खेल रहे साई सुदर्शन ने नाबाद 55 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 116 रन पर पवेलियन लौट गई। दक्षिण अफ्रीका की टीम 27 ओवर और 3 गेंद ही खेल सकी। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 5 और आवेश खान ने 4 विकेट हासिल किए। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। ये मेला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आयोजित किया गया। मेले में लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य जांच, सलाह और दवाएं दी गई। तेलंगाना में वायुसेना अकादमी में 212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने स्नातक प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। योगी ने 2001 में संसद पर हुए हमले में उत्तर प्रदेश के पीएसी के जवानों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा, पीएसी के जवानों के पराक्रम के कारण हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक राम विचार नेताम ने आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने राजभवन में राम विचार नेतम को शपथ दिलाई। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बेहतर ढंग से विधानसभा का संचालन और सदन में राज्य के हितों के मुद्दे उठाना रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित बाजार गांव में एक बड़ा धमाका हुआ। सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में विस्फोट से 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज बेहद दूर तक सुनाई दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके में पिछले सप्ताह एक पुलिसकर्मी पर हुए हमले में शामिल 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क